हेलो फ्रेंड, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अनोखे और विचित्र शासक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में परिचर्चा करेंगे। साथ ही उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, सामान्य परिचर्चा कर चुके हैं। साथ ही उसकी दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी हम परिचर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एक योजना थी दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि, अर्थात गंगा और यमुना के क्षेत्र में कृषि कर की दर उसने बढ़ा दी। अंततः यह योजना असफल रही। इसी प्रकार सुल्तान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली के स्थान पर महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी का परिवर्तन किया और यह योजना अंततः प्रशासनिक कारकों से और अमीर वर्ग को संतुष्ट न करने के कारण असफल रही। इस वीडियो लेक्चर में हम शेष बची हुई योजनाओं और उसके काल में होने वाले महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण और विचित्र योजना थी, जो समय से बहुत आगे लेकिन महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना का नाम था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सिक्के संबंधी बहुत सारे प्रयोग करने के कारण इतिहासकार एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक एक सिक्के का भी प्रचलन करवाया था। वर्णन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसलिए किया था। पहला कारण क्योंकि राजकोष में धन की अल्पता थी। दूसरा कारण, मोहम्मद बिन तुगलक एक साम्राज्यवादी शासक था और साम्राज्यवादी शासक को अपनी विभिन्न प्रकार की विजय योजनाओं की सफलता और सैनिक खर्च, अस्त्र शस्त्र, साजो सामान, रसद आदि के खर्च को उठाने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने फरिश्ता के अनुसार संभवतः पीतल के और इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार तांबे के सिक्के चलवाए और इन दोनों सिक्कों का मूल्य उसने चांदी के रुपए टका के बराबर कर दिया। लेकिन सुल्तान ने सुरक्षा उपायों की ढिलाई बरती। इस कारण अनेक जाली टकसाल बन गए और इन जाली टकसालों के अंदर निरंतर सिक्कों का ढलाई की गई, जिससे अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा ही भारी पड़ गई। कहते हैं कि एक नकली या खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है, और यही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। सुल्तान ने अपनी इस योजना की असफलता के कारण भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इस योजना के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की उत्पादन, व्यापार, रोजगार आदि व्यवस्थाओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की एक प्रगतिशील कदम था खुरासन विजय अभियान। इस योजना के तहत उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के पार स्थित खुरासन की विजय के लिए उसने एक महत्वपूर्ण प्रयास किए, और उसने इस प्रयास के तहत 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उन्हें अग्रिम वेतन दिया। सैनिकों के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, साजो सामान, रसद सामग्री का व्यापक स्तर पर प्रबंधन किया गया। इस योजना को वह जमीनी स्तर पर उतार पाता इससे पहले ही मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन की घटनाएं घटित हो चुकी थी। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना को लागू करने का अवसर ही न मिला। अतः यह मोहम्मद बिन तुगलक की एक ऐसी योजना रही जिसको उसने लागू भी नहीं किया और असफल हो गई। इस योजना की तैयारी और सैनिकों को दिए गए खर्च और रसद सामग्री पर किए गए खर्च के कारण आर्थिक रूप से राज्य के ऊपर एक भार के रूप में इस योजना को गिना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य योजना थी कराचिल अभियान। कराचिल एक पहाड़ी नगर था जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित था। इस नगर को जीतने के लिए सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस सेना ने कराचिल को तुरंत जाकर जीत लिया, लेकिन खुसरो मलिक अत्यंत महत्वाकांक्षी सेनापति था और इसने कराचिल विजय के बाद हिमालय क्षेत्र के अन्य छोटे छोटे राज्यों को जीतने का प्रयास किया, और इस जीतने के प्रयास में इसकी सेना
हिमालय के ऊपरी भागों में पहुंच गई, जहां उसके पास रसद सामग्री का निरंतर अभाव था और रास्ता भटकने के कारण वह जलवायु से संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए अंततः बहुत सारे सैनिक मर गए। इतिहासकार इब्न बतूता ने किताबुल रहला में लिखा है कि केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। अतः मोहम्मद बिन तुगलक की एक ऐसी योजना थी जो सफल तो थी, लेकिन सफल होकर भी असफल हो गई और सुल्तान को निरंतर आलोचनाओं का पुनः सामना करना पड़ा और सुल्तान का कद भी नीचे की तरफ गिरा। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निरंतर असफलता के कारण इतिहास में उसे असफलताओं का बहुत बड़ा बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। एक अनुमान के अनुसार 64 से अधिक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में ही हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिनमें पहला 1339 में तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरशप ने विद्रोह किया, जो गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था। वह सुल्तान के द्वारा हालांकि पराजित कर दिया गया। बंगाल का विद्रोह 2 बार हुआ, एक बार 1330 में, यहाँ पर सुल्तान के द्वारा इसे दबा दिया गया, किंतु 1340-41 में शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः अलग हो गया। इसी प्रकार 1339-40 में गुलबर्ग के अली शाह का विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध किए गए विद्रोह में एक महत्वपूर्ण था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता को लगभग समाप्त ही कर दिया था। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह का दमन करके तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ रहा था, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल के निकट पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि मध्य युग में राजमुकुट को धारण करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान भी था और सुसंस्कृत भी था। थैंक यू सो मच।